गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, यदि साइन x इज इक्वल टू 1 हो तो tan 2x बाई 3 का मान होगा। यानी हमें यहाँ पे दिया है साइन x इज इक्वल टू 1 और हमें यहाँ पे tan 2x बाई 3 इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसका मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है और सेम इसी पैटर्न के करीब 2 से 3 क्वेश्चंस पहले भी आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इस क्वेश्चन को मिला करके। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दोबारा भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ट्राइग्नोमेट्री से करीब 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखिए ट्राइग्नोमेट्री में आप लोगों के कई चैप्टर्स कंबाइन करके दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, एक ही चैप्टर नहीं है, कई चैप्टर्स आप लोगों के कंबाइन करके दिए हुए हैं। और मैंने आप लोगों को ट्राइग्नोमेट्री के सभी चैप्टर्स पहले ही कंप्लीट करवा दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही सॉल्व करा दिए हैं। आप चैनल पर जाइएगा और 2022 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको ट्राइग्नोमेट्री से रिलेटेड सभी चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते। पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था। तो देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या क्या यहाँ पे पता है। तो सबसे पहले हमें पता है साइन x इज इक्वल टू 1, तो मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे साइन x इज इक्वल टू 1, ये हमें दिया हुआ है। तो जब हम सॉल्व करेंगे पहले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, देखिए साइन x ये तो आपका एज इट इज रहेगा, इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 डिग्री। ठीक है, लिख सकता हूं ना, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है ना। ये सब वैल्यूज तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताई हुई हैं जब मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाए हुए थे। ठीक है, तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू को निकालेंगे, साइन से साइन यहाँ पे कैंसिल, x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 90 डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू जब हमें यहाँ पे 90 डिग्री मिल चुकी है तो हम यहाँ पे बड़े आसानी से tan 2x बाई 3 इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए tan 2x बाई 3 दिया है, इस x में हम क्या करेंगे, x की जगह हम रख देंगे 90 डिग्री और हमें यहां पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली, x की वैल्यू हमने निकाली है 90 डिग्री। ठीक है, और हमें यहां पे tan 2x बाई 3 इसी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो tan तो आपका यहाँ पे tan ही रहेगा, tan में यहाँ पे लिख देता हूं। फिर इसके बाद देखिए 2 x की जगह हम क्या रखेंगे, 90 डिग्री को रखेंगे, रख दिया यहाँ पे, और अपॉन में 3 आपका है ही, तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड यहाँ पे 0 आपका रहेगा। यानी बचा क्या, tan है, ये मैंने लिख दिया। फिर 2 इंटू 30 डिग्री, यानी 2 की मल्टीप्लाई 30 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। यानी tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिल गया, √3। तो चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं √3 कहां पे दिया हुआ है। ये आपका दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको केवल इसी स्टेप पे ध्यान देना है। जो पहली लाइन आपकी लिखी है साइन x इज इक्वल टू 1, तो आप इसको आगे क्या कर सकते हैं, साइन x और इज इक्वल टू 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और देखिए जब हम x की वैल्यू को निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी, 90 डिग्री मिलेगी ना यहाँ पे। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, x की वैल्यू 90 डिग्री मिल गई। tan 2x बाई 3 ये आपका दिया हुआ था, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो tan 2x की जगह 90 डिग्री आपको मिलेगा, अपॉन में 3 कर दीजिए, यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड ये 0। तो देखिए tan 2 इंटू 30 डिग्री क्या मिलेगा, tan 60 डिग्री।
ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 30 में तो tan 60 डिग्री आपको मिलेगा, इसकी वैल्यू √3 होती है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है कि रेखाओं 3x + 4y - 9 = 0 एवं 3x + 4y + 10 = 0 के मध्य दूरी है। और एक क्वेश्चन आप लोगों का 2013 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। देखिए इस क्वेश्चन में एक बात नहीं लिखी हुई है, वो मैं आपको बता देता हूं। रेखाओं से पहले यहाँ पे ये भी लिखा होना चाहिए था समांतर, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ये आपको अपनी तरफ से ध्यान रखना होगा। यानी आपसे यहाँ पे समांतर रेखाओं 3x + 4y - 9 = 0 एवं 3x + 4y + 10 = 0 के मध्य दूरी पूछी जा रही है, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं इस पैटर्न के 4 से 5 क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पहले ही पूछे जा चुके हैं इस क्वेश्चन को मिला करके। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका कितना इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। किस चैप्टर का क्वेश्चन है? तो आप लोगों के मैथमेटिक्स के सिलेबस में आपका एक चैप्टर दिया हुआ है सरल रेखाएं यानी स्ट्रेट लाइंस, उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। और ये चैप्टर मैंने आप लोगों को पहले ही कंप्लीट करवा दिया है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है। चैनल पर जाइएगा, 2022 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको इस चैप्टर की सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। चलिए वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। ये सब फॉर्मूले मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाए थे ना तो वहां पे बताए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि माना दी गई दो समांतर रेखाएं निम्न हैं। तो पहली रेखा क्या है, ax + by + c1 = 0, ये पहली रेखा, और ax + by + c2 = 0, ये दूसरी रेखा। और फिर यहाँ पे लिखा रेखाओं 1 और 2 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, फॉर्मूला हमें मिलेगा c1 - c2 फिर अपॉन में √ के अंदर a² + b²। इसी फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दो रेखाएं, एक ये और एक ये दी हुई हैं, ठीक है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं दी गई रेखाएं 3x + 4y - 9 = 0, ये पहली रेखा है। फिर दूसरी रेखा यहाँ पे 3x + 4y + 10 = 0, ये दूसरी रेखा यहाँ पे दी गई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए पहली रेखा आपकी इस फॉर्म में लिखी हुई है, जो आपका यहाँ पे लिखा है ax + by + c1 = 0, और जो दूसरी रेखा है ये ax + by + c2 = 0 के फॉर्म में लिखी हुई है। तो मैं आपको अब बता दूं, देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस स्टेप को। देखिए ये जो पहली रेखा ये किस फॉर्म में है, ax + by + c1 = 0, ये मैंने यहां पे लिख दिया। और जो दूसरी रेखा है ये ax + by + c2 = 0, ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जो दोनों रेखाएं यहां पे दी हुई है ना, अभी हम यहां पे कंपेयर करवाएंगे। और सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, a की वैल्यू को निकालेंगे, फिर उसके बाद b की वैल्यू को, फिर c1 की वैल्यू को और c2 की वैल्यू को। कैसे निकालेंगे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बता दूं दोनों ही रेखाओं में देखिए जो आपका ये ax + by ये पहली रेखा और जो ax + by ये दूसरी रेखा, दोनों ही रेखाओं में ये वैल्यू जो आपकी होती है वो इक्वल होती है, समान होती है। अब यहाँ पे देखिए जो पहली रेखा है आपकी किस फॉर्म में लिखी है, ax + by + c1 = 0 इस फॉर्म में है, और जो दूसरी रेखा ये आपकी ax + by + c2 = 0 इसके फॉर्म में लिखी हुई है। तो देखिए ax + by पहली रेखा में इसकी जगह क्या है, 3x + 4y आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरी रेखा में देखिए ax + by की जगह यहां भी सेम आपका 3x + 4y दिया है। ये दोनों ही वैल्यूज आपकी क्या है, समान है, यानी इक्वल है, और इक्वल ही होनी चाहिए। अगर समान नहीं होंगी तो समान हमें करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए आपको क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलेगा कि ऊपर आपकी वैल्यूज कुछ और लिखी होंगी ax + by की, नीचे कुछ और, तो वहां पे बराबर करना पड़ता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है। तो अभी हम इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ax + by, यहाँ पे पहली रेखा में 3x + 4y इसकी जगह, और दूसरी रेखा में ax + by इसकी जगह भी यहाँ पे देखिए 3x + 4y, वैल्यूज यहाँ पे इक्वल है। तो जब हम कंपेयर कराएंगे a की वैल्यू को केवल हमें निकालना है। a की वैल्यू को दोनों रेखाओं में देखिए तो a की जगह 3
और ये 3 है ना, तो एक ही बार हम यहाँ पे 3 को लेंगे, तो a की वैल्यू 3 हो गई। यहां तक समझे। फिर इसके बाद देखिए प्लस बी वाई आपका दिया, बी वाई पहली रेखा में, तो हमें केवल b को देखना, b की जगह 4, दूसरी रेखा बी वाई, b की जगह 4, तो यानी b को भी हम केवल एक ही बार लेंगे 4। ठीक है, एक बार ले लिया। अब C1 और C2 पे फोकस कीजिए। पहली रेखा में C1, ये देखिए C1 यहां पे -9 दिया, -9, तो C1 की जगह हम -9 को रखेंगे। और फिर दूसरी रेखा में देखिए C2, ये +10 दिया है, क्या +10, यानी C2 की जगह क्या 10 आपका आएगा। चाहे प्लस आप लगाएं यहाँ पे, चाहे ना लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी ही प्लस में ऐसे लिखा आता है। तो C2 इज इक्वल टू हमें 10 दिया। तो ऐसे हम वैल्यूज को डिसाइड करते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे देखिए A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 4, C1 इज इक्वल टू -9 और C2 इज इक्वल टू यहाँ पे 10। ठीक है, देखिए ये जो आपकी रेखाएं थी किस फॉर्म में लिखी हुई थी। जो पहली रेखा थी मैंने आपको बताया ना, ये AX प्लस BY प्लस C1 इज इक्वल टू 0 इसके फॉर्म में, और दूसरी वाली AX प्लस BY प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हमने कंपेयर कराया, वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल गई। फिर इसके बाद देखिए, अतः दोनों रेखाओं के बीच की दूरी को हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे C1 माइनस C2 अपॉन में अंडर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो C1 की जगह हम क्या रखेंगे, C1 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, C1 की वैल्यू हमारे पास है -9, ये देखिए। ठीक है, C1 की वैल्यू -9 ये रखा। फिर फॉर्मूले में माइनस C2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है, तो यहाँ पे रख देते हैं 10 को। ठीक है, ये रख दिया। फिर अपॉन में आपका अंडर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, तो अंडर रूट के अंदर A स्क्वायर की जगह देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस इसके बाद B स्क्वायर की जगह ये देखिए यहाँ पे B की जगह 4 और स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब आगे सॉल्व करेंगे ये माइनस मिलके प्लस आपका हो जाएगा और ऐड हो जाएगा और -19 आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए 3 का स्क्वायर आपका क्या होता है 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, और अंडर रूट यहाँ पे लगा रहेगा। 9 और 16 को ऐड करेंगे तो आपको अंडर रूट के अंदर 25 सॉल्व करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। यानी इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा 5, यानी -19 अपॉन में 5 और मात्रक। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम यहाँ पे दूरी को निकाल रहे हैं तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो ये माइनस को हम यहाँ से क्या करेंगे हटा देंगे और केवल 19/5 मात्रक यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए सॉल्व करने पर हमें क्या मिला था मैं आपको बता दूं, देखिए ये -19 अपॉन में 5 ये मिला हुआ था, लेकिन दूरी पूछी जा रही है तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, कभी भी नहीं होती है। तो क्या करेंगे, इस माइनस को हटाएंगे और आगे 19/5 और मात्रक लिख देंगे। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो 19/5 मात्रक कहां पे दिया है, ये दिया है ऑप्शन सी में। आप ध्यान रखिएगा, दूरी जो होती है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती। हमें -19/5 मिला हुआ था, क्योंकि दूरी को हम निकाल रहे थे, तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। माइनस को हम यहां से हटा देंगे, केवल 19/5 रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो 19/5 मात्रक ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 से 4 बार आपको करनी है, ध्यान रखिएगा। एक बार में ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आने वाला है। और देखिए ये तो क्वेश्चन थोड़ा इजी था, क्योंकि वैल्यूज यहाँ पे पहले से ही समान दी गई थी। जिसमें वैल्यूज समान नहीं दी होती उसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, चैप्टर पढ़ लीजिएगा और आगे मैं आपको फिर से सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाती है, तो वह 3 घंटे 20 मिनट में कितना कोण घूमेगी, ये पूछा जा रहा है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं आपको बता दूं, अभी जो मैंने आपको ये दूसरा क्वेश्चन कराया है ना, ठीक है, जब मैं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, 4 से 5 क्वेश्चन इस टाइप के कराए थे, और सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपका 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ था। तो जो क्वेश्चन कराता हूं प्रैक्टिस कर लिया कीजिए, वैसे ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाती है, तो वह 3 घंटे 20 मिनट में कितना कोण घूमेगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या पता है, हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 24 घंटे में पृथ्वी द्वारा घूमा गया कोण, ये क्या हो जाएगा। देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाती है, यानी 24 घंटे।
यहाँ पे लगा रही है, ये लिखा हुआ है। देखिए पृथ्वी कैसी होती है, गोल होती है ना, तो एक चक्कर पूरा करने में यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए पृथ्वी आपकी क्या होती है, गोल होती है, और एक चक्कर पूरा करने में यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप बोलेंगे 360 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे 24 घंटे में पृथ्वी द्वारा घूमा गया कोण क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि पृथ्वी गोल होती है, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 1 घंटे में पृथ्वी द्वारा घूमा गया कोण निकालेंगे। जब 1 घंटे में निकालेंगे तो कुछ नहीं करना, जो 360 डिग्री है ना, इसमें हम क्या करेंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे और हमें 1 घंटे में पृथ्वी द्वारा घूमा गया कोण ये मिल जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो वह 3 घंटे 20 मिनट में कितना कोण घूमेगी, यानी जो पृथ्वी है वो 3 घंटे 20 मिनट में कितना कोण घूमेगी। तो क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे, अतः 3 घंटे 20 मिनट अर्थात 10/3 घंटे में। अब ये 10/3 घंटा ये कहां से आया, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए 3 घंटा और 20 मिनट हमें दिया हुआ था, ठीक है, 3 घंटा 20 मिनट दिया हुआ था। तो देखिए 3 घंटा ये तो पहले से ही घंटे में आपका चेंज है, जो 20 मिनट है ना, इसको क्या करेंगे, हम घंटे में चेंज करेंगे। तो जब चेंज करेंगे तो 20 है, मिनट में है, अगर घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से हमें डिवाइड करना होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 60 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी क्या मिला, 3 + 1/3 मिला हुआ है। आप चाहे नीचे 1 लिखकर एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट कर लीजिए। तो मैं डायरेक्ट करूंगा, 3 3 जा 9 + 1 10 और बाई 3, तो ऐसे आया 10/3। अब ये पूरा आपका घंटे में चेंज हो चुका, जो 3 घंटा 20 मिनट था ना, ये पूरा अब आपका क्या हो गया, 10/3 घंटे ये आपका हो गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यानी 3 घंटे 20 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं, 10/3 घंटे। ठीक है, ये मैंने कर दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अतः 3 घंटे 20 मिनट, जिसको आप बोल सकते हैं 10/3 घंटे, क्योंकि इस मिनट को हमने क्या किया, घंटे में चेंज कर लिया। तो अतः 3 घंटे 20 मिनट अर्थात 10/3 घंटे में पृथ्वी द्वारा घूमा गया कोण क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन में 24। और क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 10/3 घंटे में पृथ्वी द्वारा घूमा गया कोण निकाल रहे हैं, तो इनटू में 10/3 करना होगा। देखिए 3 घंटे 20 मिनट को हमने क्या किया, चेंज कर लिया, जो 20 मिनट था इसको भी हमने घंटे में चेंज कर लिया, तो 10/3 घंटा मिला ये पूरे का, ध्यान रखिएगा। और इसी का हम निकाल रहे हैं, तो 360 डिग्री अपॉन में 24 × 10/3 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 3 1 जा 3, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 0 तो आपका रहेगा ही, 24 1 जा 24, 5 जा 120, तो 5 × 10, 5 × 10 बचा है, मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 50 डिग्री, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते कहाँ पे दिया हुआ है। सो ये आपका ऑप्शन डी में दिया है, यानी 3 घंटे 20 मिनट में कितना कोण घूमेगी, 50 डिग्री। 3 घंटे 20 मिनट को हमने चेंज किया था, जब पूरा घंटे में बदला तो 10/3 घंटा, चाहे 10/3 घंटा बोलिए या फिर 3 घंटे 20 मिनट बोलिए, बात एक ही होगी, बस हमने चेंज किया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। और एक क्वेश्चन आपका 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आप लोगों से दोबारा भी पूछा जा सकता है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन ये आपका बहुत ही अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें पता है। तो यहाँ पे लिखा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है जिसकी परिधि
11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के, यानी हमें यहाँ पे वर्ग की भुजा पता है, साफ साफ लिखा है कि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के, यानी वर्ग की भुजा हमें कितनी दी गई है, 11 सेंटीमीटर। देखिए वर्ग की भुजा हमें यहाँ पे पता है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है यहाँ पे 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। यानी अब हम क्या करेंगे, आगे हम इस क्वेश्चन में वर्ग का परिमाप निकालेंगे। जब वर्ग का परिमाप हम निकाल लेंगे तो हमें यहाँ पे वृत्त की परिधि भी पता चल जाएगी, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणे भुजा, या फिर आप बोल सकते हैं 4 इंटू ए, या फिर जिसको आप लिखते हैं 4a। ए से मतलब हमारा यहाँ पे साइड यानी भुजा से हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो वर्ग का परिमाप निकालेंगे, 4 तो आपका ऐसे ही रहेगा, और गुणे भुजा, भुजा का मान हमें 11 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया है, तो 4 गुणे 11 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 44 सेंटीमीटर। ये हमने क्या निकाला, ये हमने यहाँ पे परिमाप निकाला हुआ है, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप अभी हमने क्या निकाला, 44 निकाला, और किस में आया था, सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर में भुजा दी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि भी यहाँ पे 44 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि के हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप निकाला, 44 सेंटीमीटर हमें मिला, और यहाँ पे लिखा है कि जिसकी परिधि, तो देखिए जो हमने यहाँ पे परिमाप निकाला है वही वृत्त की परिधि हो जाएगी, यानी 44 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि भी यहाँ पे 44 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसीलिए हमने परिमाप निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि जब हमें 44 सेंटीमीटर मिल चुकी है, तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, और 2 पाई आर की वैल्यू हमें 44 सेंटीमीटर ये दी हुई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू को, यानी रेडियस को, त्रिज्या को निकालेंगे, तब जाके हम यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, और आर की वैल्यू अभी हमें पता ही नहीं है, तो आर की वैल्यू को हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए इसके बाद सॉल्व करेंगे, 2 पाई की वैल्यू को हम रखेंगे क्या, 22/7, और इनटू में आर इज इक्वल टू 44, ये आपका दिया हुआ है। यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें आर की वैल्यू को निकालना है, तो आर को हम ले आएंगे आगे, तो आर इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 22 में करवाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 44, और बटे में आपका क्या हो जाएगा, 7, और इज इक्वल टू यहाँ पे बराबर के आपका क्या दिया हुआ है, 44 दिया है। अगर मैं नीचे 1 लिख लूँ और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले देखिए 44 की मल्टीप्लाई 7 में, तो 44 इंटू 7 आपको मिलेगा, और अपॉन में 1 की मल्टीप्लाई 44 में, तो आपको 44 ही मिलेगा, और ये 44 से 44 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, केवल 7, और 7 सेंटीमीटर ये हमने यहाँ पे आर यानी रेडियस की वैल्यू को निकाल लिया। जब रेडियस हमें पता चल चुकी है तो हम यहाँ पे क्षेत्रफल भी निकाल पाएंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर हमें मिली हुई है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, पाई की वैल्यू, देखिए क्षेत्रफल को निकाल रहे हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें अभी मिली 7 सेंटीमीटर, और क्योंकि आर स्क्वायर है तो 7 को हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो ये 7 से 7 कैंसिल, बचा क्या, 22 गुणे 7, जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमने फॉर्मूले का यूज किया, कॉन्सेप्ट का यूज किया, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन डी में दिया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको हिंट दी हुई थी, सबसे पहले आपको परिमाप निकालना था, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो जब परिमाप निकालेंगे, परिमाप हमें 44
सेंटीमीटर मिला हुआ था, तो परिधि भी 44 सेंटीमीटर हो जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे रेडियस निकाली, फिर जाके क्षेत्रफल निकाला। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने का यही एक सिंगल मेथड है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्त्य x x+1 x+2 x+3 तथा महत्तम समापवर्तक x+2 और x+3 है। यदि एक व्यंजक हमें यहाँ पे x³ + 5x² + 6x ये दिया हो, तो दूसरा व्यंजक हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। 2008 के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया था, और मैं आपको बता दूं 2008 में ही नहीं, कई बार, करीब 5 से 6 बार इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और इस टाइप के कई क्वेश्चन मैंने आपको पहले सॉल्व कराए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए, दो व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्त्य, ये एलसीएम हमें कितना दिया हुआ है, x, फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x+1 x+2 x+3 दिया हुआ है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्त्य, या फिर आप एलसीएम बोल सकते हैं, क्या दिया है, x, x+1 x+2 x+3 ये दिया हुआ है। और व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक HCF हमें कितना दिया, यहाँ पे x+2 x+3 दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये दिया हुआ है। और इसके अलावा एक व्यंजक, जो कि पहला व्यंजक हमें पता है, दूसरा व्यंजक निकालना है। तो पहला व्यंजक हमें क्या दिया है, x³ 5x + 5x² + 6x दिया हुआ है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, जो आपका ये पहला व्यंजक दिया, क्या दिया है, x³ + 5x² और +6x दिया है। यहां से मैं क्या करूंगा, x को मैं बाहर ले लूंगा, x को कॉमन ले लूंगा। जब एक x कॉमन ले लिया, अब अंदर x² बचेगा +5, x² था, एक x बाहर लिया तो 5x बचेगा, +6x है, एक x बाहर ही ले लिया तो यहाँ पे केवल 6 बचेगा। यानी अब क्या मिला, x और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x² + 5x + 6, यही मैंने यहाँ पे ये किया हुआ। ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होने वाला। साफ साफ हमें यहाँ पे x कॉमन मिल रहा था, मैंने ले लिया। दूसरा व्यंजक हमें यहाँ पे निकालना है, तो दूसरा व्यंजक बराबर आपका क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त्य गुणे महत्तम समापवर्तक और अपॉन में पहला व्यंजक, बस यही करना है। तो देखिए हमें यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त्य कितना दिया हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये x x+1 x+2 और आपका x+3 ये दिया हुआ था, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये इसकी जगह लघुत्तम समापवर्त्य की जगह। अब महत्तम समापवर्तक कितना दिया, x+2 x+3, तो ये देखिए महत्तम समापवर्तक की जगह x+2 x+3 कर दिया। फिर इसके बाद अपॉन में पहला व्यंजक हमारा ये है, हमने यहाँ पे कॉमन लिया, कॉमन करने के बाद हमें क्या मिला, x, फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x² + 5x + 6, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ये ऊपर वाला पार्ट, ये तो आपका एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए ये x है, ये x को भी हम यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन जो ये वाला पार्ट है x² + 5x + 6, इसका हमें यहाँ पे फैक्टर करना होगा, ठीक है। तो क्या है, x² + 5x + 6। देखिए ये वाला जो x था, हमने यहाँ पे इस वाले x को तो यहाँ पे लिख ही दिया, केवल ये वाला पार्ट बचा था, इसी का फैक्टर कर लेंगे। देखिए अगर आपको फैक्टर करना नहीं आता तो इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा 2022 की मैथमेटिक्स की, आपको फैक्टर करना भी आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फैक्टर आप लोगों को कई जगह मिलेगा जहाँ पे आपको फैक्टर करना होगा। अब इसका फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा, x² + 3x + 2x + 6। अब यहां से देखिए x को कॉमन लूंगा तो यहाँ पे x + 3, फिर यहां से +2 को कॉमन लिया, x + 3, फिर इसके बाद सॉल्व करने पर देखिए ये x + 3 और ये x + 2 मिल जाएगा, ठीक है, ये जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। या फिर आप x + 2 को पहले लिख दीजिए और x + 3 को बाद में। तो रुकिए मैं x + 2 को पहले लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं x + 2 और x + 3, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए सॉल्व करने पर फैक्टर हमें क्या मिला, x + 2 और x + 3 ये मिल गया ना। तो यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x + 2 x + 3,
फैक्टर किया था और x तो पहले से ही था। यहां तक समझ गए। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना, बस हम कैंसिल करेंगे और हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो देखिए x+3 से ये x+3 आपका कैंसिल हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये x से ये x आपका कैंसिल हो जाएगा और ये x+2 से ये x+2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, x+1 x+2 x+3, यानी x+1 x+2 x+3, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही हमारा दूसरा व्यंजक हो जाएगा। दूसरा व्यंजक क्या मिला, x+1 x+2 x+3। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं। तो x+1 x+2 x+3 यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए, आपको अगर फैक्टर करना नहीं आता, वीडियो देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पहले ही पूछे गए हैं और दोबारा भी आपसे पूछे आ सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।